आज हम नवांश कुंडली पर चर्चा करेंगे। लग्न कुंडली के सापेक्ष नवांश कुंडली को हम कैसे समझें। कुछ सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह उच्च राशि में स्थित है, जैसे मान लेते हैं कि सूर्य लग्न कुंडली में मेष राशि में उच्च का हो जाता है। अब अगर ये नवांश कुंडली में ये सूर्य यहां तुला राशि में स्थित हो जाए, हम मानते हैं कि नवांश कुंडली में यदि तुला राशि कहीं भी हो और सूर्य उसमें स्थित हो जाए, तो इसका मतलब है कि जो लग्न कुंडली में उच्च का ग्रह था वो नवांश कुंडली में नीच का हो गया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इसके बल में कुछ कमी आई है, इसलिए ये यहां उच्चता के फल तो करेगा, किंतु ये इस कमी को भी दिखाएगा। कैसे प्रदर्शित करेगा? कुछ संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। यानी यहां पर जो ये बैठकर सफलता की बात कर रहा है, जैसे यहां तो लग्न में है। अब लग्न के तो कारकत्व है स्वास्थ्य, आयु, धन, मान, सम्मान, और सूर्य स्वयं भी स्वास्थ्य का कारक है, मान सम्मान का कारक है। तो यहां तो देने की बात कर रहा है, किंतु नवांश में ये नीच का हो गया है। तो अब इतनी आसानी से वो मान सम्मान, वो धन आपको प्राप्त नहीं होगा, उसमें आपको बहुत संघर्ष करना होगा। यहां आसानी से, अगर ये नीच नहीं होता तो आसानी से प्राप्त होता, अब वो आसानी से प्राप्त नहीं होगा, कुछ संघर्ष करना होगा। तो एक बात तो। दूसरा, यदि कोई ग्रह मान लेते हैं कि यहां सूर्य के पास में और शुक्र स्थित है, सूर्य के पास शुक्र बुध तो हमेशा ही रहते हैं, कोई भी ग्रह हो, चंद्रमा भी अस्त होता है, लेकिन दूसरे कोई भी ग्रह हो, हम यहाँ पे चलिए शुक्र को मान लेते हैं। यहाँ शुक्र सूर्य के नजदीक होने से ये अस्त हो गया है। अस्त हो जाने से ग्रह कमजोर हो जाते हैं। हालांकि कोई भी ग्रह केवल अस्त हो जाने से जीरो नहीं हो जाते हैं, अन्य फैक्टर भी हमें देखने होते हैं, पूरी तरह निर्बल नहीं होते हैं, पर फिर भी बहुत कुछ उनमें 40%, 50% की कमी आ जाती है। लेकिन अब यदि ऐसा ग्रह नवांश कुंडली में शुक्र यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, यानी कि शुक्र से 3 घर आगे या 3 घर पीछे, 1, 2, 3 घर इधर छोड़ दिया, चौथे घर में बैठा है। यहां से देखते हैं तो 1, 2, 3 घर, ये चौथे घर में बैठा है। तो यदि नवांश कुंडली में कोई भी अस्त ग्रह जो लग्न कुंडली में अस्त है, वो नवांश कुंडली में यदि सूर्य से 3 घर आगे या 3 घर पीछे बैठा हो, तो उसमें जो दुर्बलता आई थी, उस दुर्बलता में 20 से 25% की कमी आ जाती है, यानी कि उसमें शक्ति आ जाती है। अब यहां से लेकर शुक्र यहां तक कहीं भी स्थित हो तो सूर्य से दूर हुआ, ऐसी स्थिति में उसकी जो दुर्बलता थी उसमें 20-25% की कमी आ जाएगी, थोड़ी शक्ति अर्जित कर लेगा। इसके बाद अब अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में जिस राशि में स्थित है, यदि नवांश कुंडली में भी उसी राशि में स्थित हो, जैसे सूर्य, अब सूर्य यहां स्थित ना होकर यदि यहां हो, अब ये मेष राशि है,
शुक्र भी अगर यहां मेष राशि में है तो यहां यदि शुक्र भी स्थित हो, यानी कि सेम राशि में, ग्रह लग्न कुंडली के जिस राशि में स्थित है, नवांश कुंडली में भी यदि उसी राशि में स्थित होता है तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है, वर्गोत्तम कहलाता है। वर्गोत्तम ग्रह थोड़ा बलवान हो जाता है और शुभ हो जाता है। यदि कोई क्रूर ग्रह भी है और वो वर्गोत्तम हो जाए तो उसमें कुछ शुभता आ जाती है, पूरी तरह से तो नहीं, किंतु कुछ शुभता जरूर आ जाती है। अब अगर ऐसा अशुभ ग्रह नवांश कुंडली के शुभ भाव में स्थित हो, केंद्र त्रिकोण में, तो उसमें और भी ज्यादा शुभता आ जाती है। लेकिन पूरी तरह से फिर भी अगर बुरे भाव में का स्वामी है, नैसर्गिक बुरा ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो पूरी तरह से तो नहीं शुभ हो जाएगा, किंतु बहुत कुछ उसमें शुभता आ जाती है। अब यदि वो शुभ ग्रह है और वर्गोत्तम हो गया और नवांश कुंडली के शुभ भाव में स्थित है तो उसमें शुभता की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वर्गोत्तम में। इसके अलावा यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में तो शुभ भाव में स्थित है, शुभ ग्रह की राशि में स्थित है, लेकिन यदि कोई भी शुभ ग्रह नवांश कुंडली में क्रूर ग्रह की राशि में स्थित होता है तो उसे क्रूर नवांश में गया हुआ ग्रह कहा जाता है। जैसे अब यह शुक्र है, शुक्र यदि नवांश कुंडली में क्रूर ग्रह की राशि में, ये मंगल की राशि है, दूसरी मंगल की राशि यहां है, फिर शनि की राशि, शनि भी एक क्रूर ग्रह है तो शनि की राशि यहां है। तो यदि शुक्र, हालांकि शुक्र शनि का मित्र है, लेकिन यदि नवांश कुंडली में क्रूर ग्रह की राशि में जाएगा तो उसे यही कहा जाएगा कि वो क्रूर नवांश में गया है और ऐसा ग्रह भी संघर्ष देता है। क्रूर नवांश में गया हुआ ग्रह भी सफलता में थोड़ा संघर्ष देता है। अब इसके अलावा लग्न राशि की हम बात कर लेते हैं कि जैसे ये लग्न कुंडली है और इस लग्न कुंडली में लग्न में कौन सी राशि है आप वो देखिए। इस लग्न कुंडली में तो मेष राशि है जो मंगल की राशि है। नवांश कुंडली में यदि मेष राशि त्रिक भाव में चली जाती है, 6, 8, 12 भाव में, तो ये इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होगा, क्योंकि लग्न से हम स्वास्थ्य आयु देखते हैं। अब ये राशि यदि नवांश कुंडली के बुरे भाव में जाती है तो इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होगा। अब दूसरी बात कि यदि लग्न कुंडली के 6, 8, 12 भाव की राशि नवांश कुंडली के लग्न की राशि बन जाती है, जैसे कन्या, वृश्चिक और मीन राशि जो त्रिक भाव की राशि है, वो यदि नवांश कुंडली के लग्न की राशि बन जाती है तब भी ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य कमजोर होगा। दो बातें मैंने बताई कि एक तो लग्न की राशि नवांश के त्रिक भाव में चली जाए, दूसरा बताया कि लग्न कुंडली के त्रिक भाव की राशि नवांश कुंडली की लग्न राशि बन जाए, और तीसरा यदि लग्न कुंडली का लग्नेश भी नवांश कुंडली के
तृप्त भाव में बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य निश्चित रूप से खराब होगा, और केवल इतना ही नहीं कि वो रोगी होगा। धन के जो भी कारकत्व, जैसे दूसरा स्वास्थ्य के अलावा कारकत्व आयु का, तो आयु में भी कमी आएगी। लग्न का कारकत्व धन भी है, तो धन में भी कमी आएगी। लग्न का कारकत्व मान सम्मान का भी है, मान सम्मान में भी कमी आएगी। तो इन चीजों को देखना नवांश कुंडली में जरूरी है। अब एक बात और, हम मान लेते हैं कि लग्न कुंडली मांगलिक है। जैसे यदि मंगल यहां स्थित हो, यहां स्थित हो, या यहां हो, यहां हो, या अष्टम भाव में हो, तो मांगलिक कुंडली कहलाती है। अगर नवांश कुंडली भी मांगलिक हो जाए तो फिर वो प्रबल मांगलिक कुंडली बन जाती है। अगर यहां लग्न कुंडली मांगलिक नहीं है, नवांश कुंडली मांगलिक है, तो हम उसे मांगलिक नहीं कहेंगे। लग्न कुंडली मांगलिक होनी चाहिए, और फिर नवांश भी मांगलिक हो जाए तो वो प्रबल मांगलिक हो जाएगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली मांगलिक नहीं है, नवांश कुंडली मांगलिक है, तो हम उसे मांगलिक नहीं कहेंगे। इसी तरह से यदि लग्न कुंडली में किन्हीं अच्छे अथवा बुरे ग्रहों की युति बन रही है, और वही युति नवांश कुंडली में भी बन जाए सेम, तो फिर क्या होगा? वो युति प्रबल रूप से अपना फल देगी, अच्छा अथवा बुरा। यदि वो युति बुरी है तो प्रबल रूप से बुरा फल देगी, और यदि वो अच्छी है तो प्रबल रूप से अच्छा फल देगी। जैसे कुंडलियों में राजयोग बनते हैं। अब अगर वो राजयोग नवांश कुंडली में भी बन जाए तो वो राजयोग बहुत प्रबल राजयोग बन जाता है। अगर लग्न कुंडली में कोई धन योग बन रहा है तो नवांश में भी वो बन जाए तो प्रबल धन योग हो जाता है। इसी तरह कोई बुरा योग यदि लग्न कुंडली में बन रहा है और नवांश में भी वही योग बन जाए तो वो भी प्रबल रूप से बुरे फल देगा। तो नवांश कुंडली को हम लग्न कुंडली के सापेक्ष कैसे देखें, ये कुछ मैंने थोड़े से सूत्र आपको बताए हैं। शेष आगे हम ये फिर से लेकर आएंगे नवांश कुंडली पर। अभी 2-4 कुंडली आपको लाकर 2-4 वीडियो बनाकर देंगे। आप सभी को नमस्कार।